नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के सांसद, नीतीश कुमार के एमपीज इस वक्त नरेंद्र मोदी के टच में हैं, संपर्क में हैं? और इस बात का इल्म खुद नीतीश कुमार को है कि उनके सांसद दिल्ली में, उनके सांसद इस वक्त मोदी सरकार की ग्रिप में हैं, गिरफ्त में हैं। यानी पार्टी जो है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, पूरी तरह से हाईजैक की स्थिति में है। और इसका मतलब यह है कि मौका आने पर, कोई भी नाजुक मौका आने पर पार्टी स्प्लिट की जा सकती, तोड़ी जा सकती। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, ना मेरे कोई सोर्सेस कह रहे हैं, ना ही कोई आरजेडी या कांग्रेस का नेता कह रहा है। इतना अहम खुलासा बिहार के पूर्व राज्यपाल, बिहार के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, जो ना सिर्फ मोदी द्वारा अपॉइंटेड थे, जो ना सिर्फ नीतीश के साथ काम कर रहे थे या नीतीश की निगरानी थी उन पर, वो नीतीश को भी जानते हैं, लालू को भी जानते हैं पिछले 40-50 बरसों से। जी हाँ, समाजवादी नेता है। और उनका ये कहना है, एक बड़ा नेटवर्क जिनके पास है बिहार में, उस सत्यपाल मलिक, बिहार के गवर्नर का कहना है कि नीतीश के सांसद जो दिल्ली में हैं, जिसमें से कई मंत्री हैं, कोई अध्यक्ष भी है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, ये डायरेक्ट टच में हैं नरेंद्र मोदी के, और मौका आने पर नीतीश से इनको अलग किया जा सकता है। सुनिए, पहले मलिक साहब का खुलासा सुनिए। अगर नीतीश कुमार मोदी की बात नहीं मानते या लालू की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू की पार्टी टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है? नीतीश के साथ के जो एमपीज हैं, उनसे मोदी जी के लोगों का डायरेक्ट टच हो गया है और वो उनको नीतीश से अलग करने की जरूरत पड़ेगी। नीतीश खड़े रह जाएंगे। अब गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कई बड़े खुलासे इस इंटरव्यू में किए। कम बोलते हैं, गहरा बोलते हैं, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। और जिस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पे वाकई खतरा है, सरकार जो उनकी है और पार्टी एक तरह से हाईजैक की स्थिति में, और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी आज के दौर में गवर्नर्स को एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए मलिक साहब को बिहार से हटाकर वहाँ पर रामनाथ कोविंद को भेजा गया था। और रामनाथ कोविंद ने जाते ही, जी हाँ, उनके जाते या उनके रहते ही नीतीश कुमार और लालू, इनकी दोस्ती टूटी थी, गठबंधन टूटा था। आज की तारीख में फिर गवर्नर हाउस में, बिहार के गवर्नर हाउस में मोहम्मद आरिफ खान को भेजा गया है पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। बहुत कुछ सत्यपाल मलिक ने इस इंटरव्यू में बोला है, ना सिर्फ नीतीश कुमार पर, लालू पर, मोदी पर, पार्टी के टूटने पर। मैंने उनसे योगी के बारे में बात करी और मैंने उनसे मोदी के बारे में भी बहुत कुछ पूछा है कि मोदी की असली कमजोरी क्या है। वो भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ना सिर्फ गवर्नर के तौर पे पहचाने जाते हैं, वो इस हिंदुस्तान में एक बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के बहुत करीबी थे। और चाहे नीतीश हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, रग रग से वाकिफ़ हैं सत्यपाल मलिक। आप कह सकते हैं फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड भी रहे इनके। इस इंटरव्यू को सुनिए और खुद सोचिए, खुद तय करिए कि बिहार में अब बीजेपी क्या गेम खेलने जा रही है, चुनाव से पहले या इस साल अंत में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद। राजनीति बिहार में एक नई करवट लेने जा रही है। माय फर्स्ट क्वेश्चन मलिक साहब ये है कि मैं देख रहा हूं कि बिहार में, क्योंकि आप तो वहां के गवर्नर थे, बिहार में लालू और नीतीश को जो भी करीब लाने की कोशिश करता है, जेडीयू और आरजेडी को, तो मोदी जी उससे नाराज हो जाते हैं, शाह साहब नाराज हो जाते हैं, मोदी जी उससे नाराज हो जाते हैं। मोदी को कतई बर्दाश्त नहीं है कि लालू और नीतीश एक हो। और फिर हम देखते हैं कि ईडी के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स वहां पहुंच जाती है। तो क्या वजह है कि मतलब कोई भी लालू नीतीश को अगर करीब लाने की कोशिश करेगा तो उसके घर पर, उसके दफ्तर पर ईडी छापे मारेगी? इनके पास तो यही हथियार है राजनीति का। ये तो ईडी के जरिए ही राजनीति करते हैं। लेकिन लालू और नीतीश खुद इतने समझदार हैं कि उनको साथ लाने के लिए किसी की कोशिश की जरूरत नहीं है। वो तो अगर खुद चाहे तो 2 मिनट में साथ आ सकते हैं, पुराने साथी रहे हैं। और लालू इस मामले में बहुत खुले दिल के हैं। नीतीश कई बार उनको छोड़ चुके हैं, फिर भी लालू सदैव कहते रहे हैं कि भाई आपका स्वागत है, आप आइए हमारे साथ। ये बताइए मलिक साहब, आप तो बिहार के गवर्नर थे, राजनीति समझते हैं,
लालू और नीतीश, आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ जाएगी तो इसमें मोदी जी का नुकसान क्या होगा? मोदी जी को इतनी घबराहट क्यों है? वो दोनों साथ आ जाएंगे तो फिर ये मोदी जी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे जेडीयू। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि लालू नीतीश अगर साथ लड़ते हैं जी चुनाव में तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? आप ये बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं? कतई मुश्किल होगी, एकदम मुश्किल क्यों? होगी। और फिर अभी नीतीश का की सपोर्ट भी तो है ना मोदी जी की सरकार। अ, मोदी जी कोई अपने दम पे तो सरकार बनाए हुए नहीं है। उनको तो उसकी जो तेलुगु देशम और अ, जेडीयू। नीतीश की सपोर्ट है तो सपोर्ट हट जाएगी वो। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरह जी से महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तोड़ी, क्या आगे चलकर जेडीयू का भी वही हाल होगा? अगर नीतीश कुमार मोदी की बात नहीं मानते या लालू की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू की पार्टी टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है? नीतीश के साथ के जो एमपीज हैं उनसे मोदी जी के लोगों का डायरेक्ट टच हो गया है और वो उनको नीतीश से अलग करने की जरूरत पड़ेगी। नीतीश खड़े रह जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में पटना की सरकार नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है? बिल्कुल, वो सही कहते हैं तेजस्वी। ऐसा क्यों आपको लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा? नीतीश जी ने अपनी आजादी जो है वो छोड़ दी है एक तरह से और वो इन पे निर्भर हो गए हैं मोदी पे। नहीं, आप मलिक साहब, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं। मैं आपकी बातों का मतलब ये निकालूं कि नीतीश कुमार की सरकार डमी है, उसको मोदी चला रहे हैं दिल्ली से, और मोदी ने नीतीश कुमार के जो एमपी हैं, लल्लन सिंह जैसे लोग या संजय झा जैसे लोग, इनके साथ बैठकर आज बिहार की सरकार चलाई जा रही है। सिर्फ नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार दाएं बाएं करेंगे तो मोदी इनके एमपीज को तोड़ लेंगे। जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था मलिक साहब, बड़ी चर्चा है इस वक्त। जी केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान को, अच्छा खासा केरल में काम कर रहे थे और मोदी जी के बड़े खास हैं आज की तारीख में वो, उनको अचानक जो है पटना भेज दिया गया। जिस साल वहां चुनाव होना है उस साल मोहम्मद आरिफ खान साहब को पटना भेजा गया है। तो ये माजरा क्या है साहब? चूंकि ये अपने आरिफ साहब के भी संबंध वहाँ लालू और नीतीश दोनों से बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है उनका कोई इस्तेमाल करना हो। नहीं, लेकिन मोदी जी तो आरिफ खान का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे। मोदी जी तो भाई संविधान पे चलते हैं और संविधान कहता है कि आप गवर्नर को, राजभवन को आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका संविधान? मोदी जी किस संविधान पे चलते हैं? वो तो उपयोगिता पे चलते हैं, जो काम आ जाए जिस वक्त आ जाए। ये बताइए, जब आप वहां गवर्नर थे तो क्या वाकई मोदी जी क्या चाहते थे? हालांकि आप जैसा आदमी तो झुकता नहीं है, लेकिन जो बाकी गवर्नर हैं, क्या आज की तारीख में जो मोहम्मद आरिफ खान जैसे गवर्नर हैं या बाकी गवर्नर हैं, या जिस तरह से हमने जगदीप धनखड़ को देखा जब ये पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे तो अपने ट्विटर से लड़ाई करते थे ममता बनर्जी से, हमने रामनाथ कोविंद को देखा, मेरे ख्याल आपके बाद ही गए थे वो, और रामनाथ कोविंद को हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो नीतीश को बता रहे हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए, दामन छोड़ दीजिए लालू का। लोग ऐसा कहते हैं कि रामनाथ कोविंद की भूमिका थी नीतीश और लालू को लड़वाने में। तो क्या मोदी राजभवन का आज की तारीख में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह की कुछ आपके पास तथ्य हो तो बताइए। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें कोई परहेज नहीं है इस्तेमाल करने से। जरूरी होगा तो जरूर परहेज इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको भी कोशिश करी थी और आप पीछे हटे? नहीं, मुझे तो कर नहीं सकते थे कोशिश, वो मेरा मिजाज जानते थे। आपको लगता है कि क्या राज्यपाल को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए किसी पार्टी को तोड़ने में, जिस तरह से जो कंडक्ट हमने गवर्नर कोश्यारी का देखा महाराष्ट्र में? कतई नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। राज्यपाल का वो काम नहीं है। आरिफ खान साहब को आप कब से जानते हैं? मैं तो उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। ओहो। जी, बहुत पुरानी मित्रता है हम लोगों की।
तो अचानक क्या हुआ? वो एकदम मोदी जी के इतने भक्त क्यों हो गए? कभी तो मतलब आपके साथ थे, तो वो उस वक़्त जो जयप्रकाश नारायण हैं या कांग्रेस है, उनसे अटैचमेंट था। ऐसा क्या हुआ? अब वो मेरे से ना बुलवाएं तो अच्छा नहीं है, वो आप ही अंदाज करिए क्या हुआ। आपको क्या लगता है कि अभी बिहार के अंदर ईडी और सीबीआई के ऑपरेशन और तेज होंगे? चुनावी साल है। अभी तो हुए ना जो आलोक के यहाँ और कहाँ-कहाँ वो गए हैं। आलोक और मेहता के। हाँ, ये बेसिकली मोदी जी की राजनीति का अकेला हथियार है। सीबीआई, ईडी नहीं, ये सीधे तरीके से राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो ये इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके करते हैं। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा था कि जी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जगह जगह वहां पर आज की तारीख में पुराने दंगे री इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। संभल जैसा दंगा री इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है 1978 का। इसी तरह से जो भी पुराने भवन हैं, इमारतें हैं, खासकर जो मुसलमानों के कब्जे में हैं, वहां पर खुदाई चल रही है। हमने अभी चंदौसी में देखा खुदाई चल रही है। इंक्रोचमेंट के नाम पे खुदाई चल रही, जहां जहां मुस्लिम्स हैं, वहां वहां उनकी अगर कोई पुरानी बावड़ी है, कोई पुरानी इमारत है, आधा खंडर है, आधा किसी का घर है, तो वहां पर पुलिस भेजी जाती है, बुलडोजर भेजा जाता है और कहा जाता है इसके नीचे मंदिर था। क्या इस तरह की राजनीति करने से उत्तर प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक हो रहा है? और आप उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, योगी जी जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उससे तो सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ेगा। पॉलिटिक्स योगी को। जी योगी जी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं हिंदुत्व का पुरोधा हूँ और मैं हिंदुत्व के अलावा कोई चीज चलने नहीं दूंगा प्रदेश में। और मुसलमान बहुत डरा हुआ है यूपी में। एक और सवाल आपसे करना चाह रहे थे। आपने किसानों का बड़ा साथ दिया और किसान के जितने भी प्रोटेस्ट हुए किसानों के, वहां पर आप खुद गए। आज भी जितने किसान नेता हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, वो आपको एक गाइडिंग लाइट मानते हैं। दल्लेवाल एक किसान नेता जिस तरह से आमरण अनशन पर हैं, बहुत हालत उनकी खराब है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी शहादत हो सकती है। अगर एक किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठा है, उसकी स्थिति मरणासन है, कभी भी मौत हो सकती है, इसमें हकीकत है। ऐसे में मोदी जी को रहम क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं एक किसान नेता को जाकर वो उसका अनशन तोड़वाएँ, या हम आँखों के उनको सामने मरने देंगे डल्लेवाल को? खुद जाने की जरूरत नहीं, अपना कोई नुमाइंदा भेज दें, मंत्री भेज दें। ये सिर्फ एरोगेंस है मोदी जी का और इनसेंसिटिव होना है। डल्लेवाल की बहुत हालत खराब है और आपने सही फरमाया, वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, तो वो बहुत ही बुरा होगा। मैं तो फिर उसको मानूंगा कि मोदी जी के द्वारा की गई हत्या है। क्या? अगर उस उनकी डेथ होती है तो मैं उसको मानूंगा कि वो मोदी जी के द्वारा की गई हत्या है। नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके हाथ में है उनका जीवन बचाना। वो कुछ नहीं, उनसे अगर बातचीत हो जाए तो वो तोड़ देंगे अनशन दिल्ली से। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप डल्लेवाल साहब के संपर्क में हैं, आप किसानों की रग-रग से वाकिफ हैं, आपकी तरफ देखते आप इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसान और सरकार का कन्फ्रंटेशन हो रहा है, सबसे बड़े नेता की जान खतरे में है, ऐसी स्थिति में मलिक साहब आपका क्या सुझाव है? मोदी जी को क्या मेरा सुझाव है? मेरा मेरा सुझाव है, मोदी जी को अपना प्रतिनिधि उनके पास भेजना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए। अगर मोदी आश्वासन देंगे या उनके कोई मंत्री आश्वासन देंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान जो कृषि जी मंत्री जी वो पहुंच जी जाएं, जी या जी पीयूष जी। गोयल हैं जो पहले नेगोशिएशंस कर रहे थे, क्या करेक्ट इस तरह करेक्ट। के नेता जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है दल्लेवाल की? 100% ही बचाई जा सकती है। दल्लेवाल कोई बहुत इम्पॉसिबल आदमी नहीं है, समझदार आदमी है। तो मोदी जी के कान पर असर क्यों नहीं हो रहा? कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही? तो उनका आपको पता नहीं है उनका एरोगेंस लेवल कितना है। क्या आप जब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, आप गवर्नर थे बिहार के, आप गवर्नर थे गोवा के, और मोदी जी से पहले आपकी अच्छी दुआ सलाम थी। उसके बाद जी। आपको क्या लगा कि जब आपने कई इनके साथ मीटिंग करी, बैठे, तो आपको लगा कि आदमी एरोगेंट है, ज़िद्दी है, बात नहीं मानता? क्या आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे?
कैसे नहीं, फील मैं हुआ तो आपको? कोई ऐसी ऐसे घटना याद आ रही हो आपको? वो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर मेरा तजुर्बा यही है कि वो जो वो सोचते हैं उसी को सच मानते हैं। दूसरे आदमी की बात का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। कभी आपने कोई सजेशन दिया हो जो उन्होंने नहीं माना हो, जो जो सजेशन सही रहा हो? मैंने गोवा के संदर्भ में 1-2 सजेशन दिए थे और उसमें सजेशन मानने के बजाय मेरा ही तबादला कर दिया गया था। तो मैं उसमें ज़्यादा एलैबोरेट अभी नहीं कर सकूँगा, ठीक नहीं है मेरा कहना। आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अंबेडकर की बात छेड़ी है और जिस तरह से अंबेडकर को के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मिस्टर अमित शाह ने करी और उसके बाद एक आंदोलन हुआ और राहुल गांधी अब संविधान सभाएं कर रहे हैं, हर शहर में जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं और एक यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी से आप कितना मुतमईन हैं आगे के लिए? मैं 2029 देखिए, की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी में बहुत संभावनाएँ हैं और वो ही इज़ मेकिंग राइट नॉइसेज़, वो सही सवाल उठा रहे हैं जितने भी उठा रहे हैं और वो कामयाब होंगे, बहुत दूर तक जाएँगे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आगे चलकर मोदी और अमित शाह को हरा सकते हैं या मोदी अमित शाह को हराना नामुमकिन है इस दौर में? नहीं, हराना नामुमकिन नहीं है, हरा तो बिल्कुल सकते हैं, राहुल ही हरा सकते हैं। कोई मंत्र देना चाहेंगे आप? आपकी तो राहुल गांधी से को बहुत बातचीत होती रहती। मतलब क्या करना चाहिए इस वक़्त कांग्रेस को? वो मेहनत वो करें, क्या करें? वो 2-3 मेहनत पॉइंट? कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरी को मेहनत करना चाहिए, उनको भी मेहनत करना चाहिए और जैसा वो बोल रहे हैं खुल के बोलना चाहिए। जी, जी, जी। शरद पवार लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका भी थोड़ा-सा मोह-भंग हो रहा है। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब इंडिया अलायंस का लगाम उनको दे दी जाए, ममता बनर्जी को। राहुल गांधी बहुत सक्षम नहीं है और इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने भी की है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी बेटर चला सकती हैं या खड़गे और राहुल ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, राहुल भी चला सकते हैं, ममता जी एक कॉम्पिटेंट लीडर हैं अपनी स्टेट की और उनकी पकड़ है लोगों में, वो चला सकती हैं। केजरीवाल भी इनमें कोई भी चला सकता है, आपस में इनमें अंडरस्टैंडिंग हो के कोई एक तय हो जाए तो वो बेस्ट है। लेकिन मलिक साहब आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक अलग फ्रंट बन रहा हो जैसे और उसमें उद्धव ठाकरे भी आ रहे हो, तो ये आपको क्या लगता है, क्या इससे विपक्षी एकता कमजोर होगी? क्या इंडिया अलायंस को रहना चाहिए या तीसरे मोर्चे की बात करनी चाहिए? ऐसा सीनियर नहीं, पॉलिटिशियन आप क्या बताना चाहेंगे? इंडिया अलायंस को एक रहना चाहिए, अपनी-अपनी राय रखें लेकिन फैसला सामूहिक करें। और अगर तीसरा मोर्चा बना? उससे तो नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जी। एक चीज़ मैं और आखिर में पूछना चाहूँगा, मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहूँगा क्योंकि आप अक्सर मैं देखता हूँ कि एकदम शेरों जैसी बात करते हैं। क्या नीतीश और नायडू किसी मोड़ पे, क्योंकि अभी तो सरकार के जुमे-जुमे 7-8 महीने, साल भर भी नहीं हुए मोदी सरकार के, जी, बजट जी। सेशन आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो आप एरोगेंस की बात कर रहे हैं, मोदी के एरोगेंस की बात कर रहे हैं, क्या नीतीश और नायडू किसी एक मोड़ पर, आज नहीं, कल नहीं, आने वाले दिनों में क्या सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, ये इनसे दूर जा सकते हैं? क्या कोई राजनीति में उतार-चढ़ाव हो सकता है? क्या किसी मोड़ पर मोदी जी की सरकार को झटका लग सकता है? नायडू तो नहीं जाएँगे, उनके तो बड़े कारण हैं, लेकिन नीतीश जा सकते हैं। नीतीश किसी स्टेज पे अलग हो सकते हैं। क्यों? कुछ कुछ वजह उसके पीछे आपको लगती हो? नहीं, कोई वजह हो तभी होंगे, मैं अभी नहीं कोई ऐसी वजह मुझे दिखती। लेकिन नीतीश में वो मादा है कि वो जा सकते हैं। नायडू का तो वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। वो तो नई राजधानी बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा रुपया मिल रहा है, उनको और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावे। तो वो तो वहीं लगे रहेंगे। वहीं लगे रहेंगे। आपको लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी क्योंकि आप मोदी जी के साथ आपने काम किया है और मोदी जी को आप समझते भी हैं उनकी राजनीति को। क्या अगले साल मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी एक आप कह सकते हैं इनकी एक गाइडलाइंस है, हालाँकि इनफॉर्मल है, लिखा-पढ़ी में कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा कि 75 साल के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो अरुण शौरी हों या यशवंत सिन्हा हों या फिर उसमें
आप कह सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर उसमें मुरली मनोहर जोशी हो, कई नेता जो सीनियर हो गए, 75 साल के ऊपर हो गए, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, सबको धीरे-धीरे करके रिटायर कर दिया गया और मोदी के दौर में ही सब रिटायर हुए, जो पहले कभी नहीं हमने देखा था। क्या जी। अगले साल, इसी साल मोदी जी 75 साल पूरे हो जाएँगे उनके सितंबर में, क्या मोदी जी कुर्सी से उतर जाएँगे? खुद भी नहीं, जो उनको नियम दूसरों के उनको लिए बनाए, खुद वो अपने लिए बनाएँगे नियम, वही लागू करेंगे अपने उनको पे? उनको उतरना चाहिए। वो उतरेंगे ये मुझे नहीं लगता, पर उनको उतरना चाहिए। और व्हाय? इस जो वो कहते थे, जो प्रीच करते थे, वो खुद क्यों नहीं मानेंगे उस बात को? आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग है कि मोदी उतर जाएँगे कुर्सी से या नहीं उतरेंगे? मेरी गट फीलिंग तो ये है कि वो बिल्कुल नहीं उतरेंगे। नहीं, नहीं, वो नहीं उतरेंगे, वो पद नहीं छोड़ेंगे आसानी से। नहीं, हाँ, लेकिन अमित शाह को संघ का दबाव आ गया, पूरी पार्टी का दबाव आ गया तो छोड़ देंगे। नहीं, लेकिन अमित शाह हैं, योगी जी हैं लाइन में, देवेंद्र फडणवीस हैं, मौका तो देना चाहिए ना साहब? हाँ, देना चाहिए, पर वो देंगे नहीं, मुझे नहीं लगता वो देंगे किसी को मौका। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि क्या दिल्ली में जो आपको फीडबैक मिल रहा है, क्या दिल्ली के चुनाव में आपको लगता है बीजेपी काफ़ी बड़े-बड़े ऐलान कर रही है? क्या बीजेपी इस बार टफ फाइट देगी अरविंद केजरीवाल को? या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल फिर तीसरी बार अमित शाह और मोदी को हरा देंगे? अरविंद केजरीवाल आसानी से जीतेंगे, बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दिल्ली में। कोई क्रेडिबिलिटी मलिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई इंपॉर्टेंट बातें करी। हालाँकि आपके हमेशा जवाब जो हैं वन लाइनर होते हैं और वो जो वन लाइनर होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं जो आपके एक-एक छोटे-छोटे जो एक तीर होते हैं, अंदर तक चुभते हैं और आपने आज कई बातें कही। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एरोगेंट हैं और वो एरोगेंस कहीं न कहीं उनकी सरकार पर असर डाल रही। आपने ये भी कहा कि बिहार में राजभवन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने ये भी कहा कि मोदी इस साल जब वो 75 साल के होंगे, वो कुर्सी से नहीं उतरेंगे, हालाँकि उनको उतरना उतरना चाहिए। चाहिए। जो नियम उन्होंने दूसरों के बनाए, उनको लागू करना चाहिए खुद पर। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हम हमसे जुड़े और राजस्थान में एक रिमोट एरिया पर आप हैं, आपने समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। नमस्कार, नमस्कार।